क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से क्रिएटिव आइडिया कैसे ढूंढ लेते हैं, जबकि बाकी लोग घंटों सोचते रह जाते हैं? या फिर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शानदार आइडिया अचानक आता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते? आज आप जानेंगे क्रिएटिविटी के वो 4 स्टेज और 7 मेंटल स्टेट्स जो आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। जैसे जैसे दौर बदलता जाता है, वैसे वैसे बहुत सी चीजें भी रूप बदलती हैं, और जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उनके नए नए हल भी सामने आने लगते हैं। समय रहते हमें भी उन समाधानों को समझना और अपनाना चाहिए। आज के समय का सबसे बड़ा संघर्ष है ध्यान भटकना, समय को सही तरह संभाल ना पाना और पर्याप्त प्रोडक्टिव महसूस ना करना। और इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए जिस नई सोच और नए विचार पर हम आज बात करने वाले हैं, वो है माइंड मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। डेविड कडावी एक लेखक और पॉडकास्टर है जो लोगों को उनके रचनात्मक काम में ज्यादा प्रभावी और उत्पादक बनने में मदद करते हैं। उनकी किताबों की लाखों से भी अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। डेविड को टेड, द पोस्ट और ऑब्जर्वर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी फीचर किया जा चुका है। अब बात यह है कि कई किताबें और मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बताते हैं कि अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे करना चाहिए। वे अक्सर हमें ये या वो करने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि काम पूरा होने का टाइम मैनेजमेंट से सीधा संबंध नहीं होता। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरह संभालते और निर्देशित करते हैं। ये समरी आपको माइंड मैनेजमेंट सीखने के लिए कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार तकनीकें सिखाने वाली है। तो चलिए, बिना और समय गवाए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, बाय डेविड कडावी। आप अपने आसपास हर जगह ये नज़ारा देख सकते हैं कि लोग रोजाना पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि हर सेकंड का उपयोग सिर्फ सही जगह पर ही होना चाहिए। ज्यादा कमाई करने की चाह में आप अपने कैलेंडर को अलग अलग कामों से इतना भर लेते हैं कि आराम करने का मौका ही नहीं बचता। और इतना ही नहीं, आजकल लोग मल्टीटास्किंग करने की आदत भी डाल चुके हैं, यानी एक ही समय में कई काम करना, जैसे खाना खाते हुए ईमेल का जवाब देना। क्या यही वो हसल कल्चर है, यानी लगातार भागदौड़ वाली जीवन शैली जिसका हिस्सा बनकर लोग गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थकान महसूस करना, चिड़चिड़ा रहना या तनाव में रहना अब सामान्य बात बन चुकी है? ये समरी आपको ये दिखा देगी कि केवल टाइम मैनेजमेंट पर भरोसा करना अब असरदार नहीं रहा, और इससे आपको असल में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। आप ये समझेंगे कि माइंड मैनेजमेंट कैसे आपको सफलता हासिल करने और किसी भी काम को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद कर सकता है। आप ये भी जानेंगे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए हर समय जल्दबाजी करना जरूरी नहीं होता। दरअसल टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट ही अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का ज्यादा प्रभावी तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस किताब के लेखक डेविड कडावी खुद को कभी भी लेखक नहीं मानते थे। बचपन से उन्हें लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्हें ऐसी बुक डील का प्रस्ताव मिला जिसे ठुकराना कोई समझदार इंसान नहीं करता। इसलिए डेविड ने अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित किया कि वो किताब लिख सकें। सबसे पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके पास लेखन के लिए पर्याप्त समय हो। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर और अन्य योजनाएं रद्द कर दीं। उनकी जगह उन्होंने अपने शेड्यूल में राइटिंग सेशन जोड़ने शुरू कर दिए। डेविड ने डेट पर जाना भी बंद कर दिया, यहां तक कि उन्होंने अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर मंगवाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ किताब लिखने पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। एक लेखक के दिमाग में शब्दों का मानो खजाना होता है। वे शब्दों के साथ सहजता से खेलते रहते हैं, लेकिन डेविड के लिए ये प्रक्रिया ना तो स्वाभाविक थी और ना ही आसान। जब भी वो लिखने बैठते तो एक भी शब्द नहीं लिख पाते थे, और देखते ही देखते कंप्यूटर के सामने बैठे कई घंटे गुजर जाते थे। धीरे धीरे उन्हें अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा। अगले कुछ हफ्तों में डेविड को किताब का 25% हिस्सा पूरा करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो ये डील रद्द हो सकती थी। डेविड अपने परिवार और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। हड़बड़ी में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वहां जाकर भी शायद वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब है कि रिट्रीट ज्वाइन करने का उन्हें पछतावा हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। लेकिन डेविड ने सोचा कि शायद जगह बदलने से वो राइटर्स ब्लॉक से बाहर आ सकेंगे। रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद डेविड को अफसोस होने लगा और वो घर से बाहर निकल गए। वो अपनी झुंझलाहट को कम करना चाहते थे।
तभी उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वो सड़क के दूसरी ओर खड़े थे। उन्होंने डेविड को ऐसे बुलाया जैसे दोनों पहले से दोस्त हों। डिएगो ने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी ओर आने को कहा और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड मूर्ख दिखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बातों का जवाब देना शुरू किया। बातचीत के दौरान डेविड को पता चला कि डिएगो बस यूं ही बातें करना चाहते थे। उन्हें समुद्र तट पर घूमना और बारिश का मौसम बहुत पसंद था। बातचीत ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन उसके बाद डेविड खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे थे। घर लौटकर डेविड फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे के भीतर वो पहला अध्याय लिखने में सफल हो गए। इससे डेविड को समझ आया कि आखिर ऐसा क्या बदला था जिसकी वजह से वो लिख पाए। कारण ये नहीं था कि उन्होंने लिखने के लिए समय निकाला था। दरअसल टाइम मैनेजमेंट अब उतना प्रभावी नहीं रहा। आपको समय नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति की जरूरत होती है। डेविड इसी को माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का अर्थ है अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को प्राथमिकता देना। लेकिन ये कभी-कभी आपका समय भी बर्बाद कर सकता है। क्या आपने कभी लंबी टू डू लिस्ट देखकर बिल्कुल भी प्रेरणा महसूस नहीं की? ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट आपको इससे बाहर निकाल सकता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या समस्या को अलग नज़र से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। अधिकतर मामलों में ये सवाल टाल मटोल को बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपके पास ध्यान और प्रेरणा नहीं होती। दूसरी ओर माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं किस काम के मूड में हूं और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड से मेल खाए। काम पूरा करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आपका मानसिक स्टेट और काम एक दूसरे के अनुरूप हों। इससे आपकी ऊर्जा और समय जैसे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। अगला अध्याय है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। रचनात्मक होना कोई ऐसी बात नहीं है जो अपने आप तुरंत आपके अंदर आ जाए। ये कोई सामान नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद कर ले आएं। क्रिएटिविटी की प्रक्रिया समय मांगती है। किसी कहानी को सुनाने, गीत लिखने या चित्र बनाने के लिए आपका मानसिक हालात ठीक होना बेहद जरूरी है। डेविड क्रिएटिव मोड में जाने के लिए 2 तरह की सोच का उपयोग करते हैं, जो हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार फैले हुए होते हैं। इसमें आपका ध्यान अलग अलग चीज़ों पर होता है। जब आप इन बिखरे हुए विचारों को जोड़ देते हैं तो इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। मान लीजिए राइटिंग का उदाहरण लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप तय करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप इसे औपचारिक अंदाज में कहना चाहते हैं या फिर दोस्ताना तरीके से? क्या आप इसे बिना नाम के रखना चाहते हैं या सभी को बताना चाहते हैं कि ये आपने लिखा है? इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जब आप अपने विकल्पों में से किसी एक को चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने पहले प्यार पर लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लेखन शैली पाठकों के लिए दोस्त जैसी लगे। आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते क्योंकि आप अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। इसलिए बेहतर क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों सोच जरूरी हैं। अपने अंतिम काम को शानदार बनाने के लिए आपको बेहतरीन आइडिया चाहिए, लेकिन इन आइडियाज़ को आप कैसे ढूंढेंगे? अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचानकर। आपका क्रिएटिव स्पॉट उस समय और स्थान को दर्शाता है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक काम करते हैं। क्रिएटिव काम ऐसा नहीं है जिसे किसी गाइडबुक के सहारे किया जा सके। इसमें कोई तर्क या गणितीय फॉर्मूला काम नहीं करता। रचनात्मक कार्य एक अनोखी सोच प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर इनसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के अनुसार इनसाइट अचानक होने वाली समझ या नजरिए के बदलाव को कहा जाता है। इनसाइट को यूरेका मोमेंट भी कहा जा सकता है, जो तब होता है जब कुछ मिल जाने पर आपकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। क्या कभी आपको अचानक कोई शानदार योजना सूझी है? उसी को यूरेका या मिल गया वाला पल कहा जाता है। ये तब होता है जब गीत के गुम हुए शब्द अचानक मिल जाएं या कहानी का सही प्लॉट मिल जाए। अगर आप दोबारा कुछ पेंट करना चाहते हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे कि क्या बनाएं, तो अचानक अपने पसंदीदा कार्टून किरदार को पेंट करने का विचार आना भी यूरेका मोमेंट होगा। कुछ खास समय के दौरान अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचानना आसान होता है। याद रखिए, ये माइंड मैनेजमेंट से जुड़ा है, टाइम मैनेजमेंट से नहीं। आपकी ऊर्जा पूरे दिन समान नहीं रहती। जैसे नौकरी में आपकी काफी ऊर्जा खर्च होती है, वैसे ही दोस्तों के साथ समय बिताना या अपनी पेंटिंग या उपन्यास पर काम करना भी ऊर्जा लेता है। इसलिए दिन का वो समय ढूंढिए जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो। आपको अपने सिस्टम यानी स्लीप साइकिल के साथ तालमेल बनाना होगा। ये सिस्टम आपको दिन भर जागरूक रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई रेखा की तरह समझिए। जितना अधिक आप जागते रहते हैं, उतना ही अधिक सतर्क होते जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जागे रहने पर आपका स्लीप डेप्थ आपको रोकता है।
दूसरे शब्दों में, अगर आप एक रात ठीक से नहीं सोते तो आपका स्लीप डेप्थ बढ़ जाता है। अपने स्लीप डेप्थ को नीचे जाती हुई लाइन की तरह सोचिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा घटाता है। आपके सिस्टम और स्लीप डेप्थ की लाइन दोपहर के शुरुआती समय लगभग 2:30 बजे मिलती है। इसी कारण इस समय आप सुस्ती महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। कई लोग सुबह बहुत ध्यान लगाकर काम करते हैं, जैसे बेहतरीन वायलिन वादक दिन की शुरुआत के 2-4 घंटे अभ्यास में लगाते हैं। प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर भी ऐसा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का समय वो होता है जब लोग पूरी तरह जागे और सबसे ज्यादा सतर्क रहते हैं। अपने क्रिएटिव स्पॉट तक पहुंचने के लिए डेविड ने एक और तरीका बताया। इसे वे फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। ये नियम उन्हें अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप दिन का पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट को देते हैं तो उसे फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। और ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उसे जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर आपको लग सकता है कि क्या ये सच में संभव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए, यानी ऐसा काम जिसे करना जरूरी है। ऐसा करने से आलस करने की संभावना कम हो जाती है। ये उस काम में आने वाली रुकावटों को भी कम करता है। इस महत्वपूर्ण सीख को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप वास्तव में लिख या पेंट नहीं कर रहे होते, तब भी आप मानसिक रूप से रचना कर सकते हैं। रचनात्मकता की प्रक्रिया केवल लिखने या पेंटिंग तक सीमित नहीं होती। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बॉलर कंट्रोल ने इसे क्रिएटिविटी के 4 चरणों के रूप में समझाया है। पहला चरण है प्रिपरेशन, यानी तैयारी करना। ये वो समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज पर विचार करते हैं। आपकी कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे, आपका गीत कितना लंबा होगा और पेंटिंग बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग करेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का चरण होता है, जहां आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है। इस चरण में आपके पास अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी इतनी जानकारी होती है कि आप चलते फिरते ज्ञानकोश जैसे बन जाते हैं। डेविड ने भी अपनी पुस्तक पर काम इसी तरीके से शुरू किया था। ऐसा समय भी आया जब वे अपने लिविंग रूम में बैठकर अलग अलग स्रोतों को खोलकर जानकारी देखते थे। उनके चारों ओर किताबें, अखबार और जर्नल फैले रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था जिस पर वे संभावित टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड की ये रिसर्च समय की बर्बादी नहीं थी, ये उन्हें रचनात्मकता के अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर रही थी। ये नियम उन्हें अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप दिन का पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट को देते हैं तो उसे फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। और ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उसे जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर आपको लग सकता है कि क्या ये सच में संभव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए, यानी ऐसा काम जिसे करना जरूरी है। ऐसा करने से आलस करने की संभावना कम हो जाती है। ये उस काम में आने वाली रुकावटों को भी कम करता है। इस महत्वपूर्ण सीख को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप वास्तव में लिख या पेंट नहीं कर रहे होते, तब भी आप मानसिक रूप से रचना कर सकते हैं। रचनात्मकता की प्रक्रिया केवल लिखने या पेंटिंग तक सीमित नहीं होती। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बॉलर कंट्रोल ने इसे क्रिएटिविटी के 4 चरणों के रूप में समझाया है। पहला चरण है प्रिपरेशन, यानी तैयारी करना। ये वो समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज पर विचार करते हैं। आपकी कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे, आपका गीत कितना लंबा होगा और पेंटिंग बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग करेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का चरण होता है, जहां आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है। इस चरण में आपके पास अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी इतनी जानकारी होती है कि आप चलते फिरते ज्ञानकोश जैसे बन जाते हैं। डेविड ने भी अपनी पुस्तक पर काम इसी तरीके से शुरू किया था। ऐसा समय भी आया जब वे अपने लिविंग रूम में बैठकर अलग अलग स्रोतों को खोलकर जानकारी देखते थे। उनके चारों ओर किताबें, अखबार और जर्नल फैले रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था जिस पर वे संभावित टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड की ये रिसर्च समय की बर्बादी नहीं थी, ये उन्हें रचनात्मकता के अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा चरण इंक्यूबेशन कहलाता है। ये वो समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते। आप किसी अन्य काम में लगे होते हैं या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। खुद को तुरंत काम पूरा करने के लिए मजबूर करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। ऐसा करने से आप निराश और चिड़चिड़े हो सकते हैं। इससे आपको अपने क्रिएटिव स्पॉट तक पहुंचने में और तीसरे चरण तक जाने में कठिनाई होगी। तीसरा चरण
इल्यूमिनेशन है। इसे यूरेका या आहा मोमेंट भी कहा जाता है। इस चरण को पूरी तरह समझाना कठिन है क्योंकि ये अचानक और अनपेक्षित रूप से घटित होता है। जैसा बताया गया है, अगर आप सही तैयारी नहीं करेंगे तो इस चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पहले चरण में पर्याप्त समय देना होगा। आइए देखें कि पहला चरण आपको तीसरे चरण तक कैसे ले जाता है। इसके लिए हम द बीटल्स के पॉल मैकार्टनी का उदाहरण लेते हैं। पॉल ने यस्टरडे नाम का प्रसिद्ध गीत बेहद अनोखे तरीके से बनाया था। उन्हें इस गीत की धुन सपने में सुनाई दी थी। जागने के बाद वे आधी नींद में उठकर पियानो पर वो धुन बजाने लगे। इस तरह इतिहास के सबसे महान गीतों में से एक तैयार हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यस्टरडे लिखने से पहले भी पॉल कई गाने लिख और बना रहे थे। वे वर्षों से संगीत रचना कर रहे थे और यस्टरडे जैसा गीत बनाने के बाद भी उनका काम नहीं रुका। पॉल ने यह सुनिश्चित किया कि वे चौथे चरण को भी पूरा करें। चौथा चरण वेरिफिकेशन है। ये वो समय होता है जब आप इल्यूमिनेशन में आए विचार की जांच करते हैं। इसमें आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका आइडिया मजबूत और प्रभावी है। आप दोबारा जांचते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। पॉल को पूरी तरह विश्वास नहीं था कि उनका गीत मौलिक है। उन्हें लगा कि शायद ये धुन उन्होंने पहले कहीं सुनी हो। उस समय ऐसे ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं थे जो ओरिजिनलिटी बता सकें। इसलिए पॉल ने 1.5 साल इस बात की पुष्टि करने में लगा दिया कि धुन उनकी अपनी है। इस दौरान उन्होंने गीत के लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को भी बेहतर किया। यदि आप रचनात्मकता के हर चरण में समय नहीं देंगे तो उत्कृष्ट काम नहीं बना पाएंगे। आपको इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण से गुजरना होगा। अब अगला अध्याय है द 7 मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड के पास कोई सख्त नियम नहीं था, लेकिन उनके पास ऐसे काम और जगहें थीं जो उन्हें सही मूड में लाती थीं। छोटी नोटबुक में लिखने के लिए वे जॉन हैंडिक सेंटर के 19वें फ्लोर पर जाते थे। शुरुआत में विचार बिखरे रहते थे, लेकिन उन्हें लिखने के बाद डेविड को नई चीजें दिखने लगती थीं जिन्हें वे किताब में जोड़ना चाहते थे। जॉन हैंडिक सेंटर उन्हें अपने विचार व्यवस्थित करने में मदद करता था। एब्सन कॉफी नाम की एक जगह भी उन्हें पसंद थी। वहां का शांत वातावरण और कॉफी बीन्स की खुशबू उसे आदर्श लेखन स्थान बनाती थी। डेविड की तरह आप भी अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में अलग काम कर सकते हैं। आपका मानसिक स्तर इन 7 स्थितियों में से एक हो सकता है। पहला है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट। इसमें आप योजना बनाते हैं। आप तय करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इसमें आप महत्वपूर्ण और गैर जरूरी चीजों का निर्णय लेते हैं। यही डेविड जॉन हैंडिक सेंटर में करते थे। दूसरा है एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। ये केवल रिसर्च नहीं है। इसमें आपको विशिष्ट जवाब खोजने की जरूरत नहीं होती। इसमें जिज्ञासा को खुला छोड़ने की बात होती है। मान लीजिए आप पेंटिंग करना चाहते हैं। आप रिसर्च करते करते पेंटिंग की पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं। आप अपनी जिज्ञासा को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तीसरा है रिसर्च मेंटल स्टेट। यहां आप खास सवालों के जवाब खोजते हैं। डेविड अधिकतर समय इसी में रहते थे। वे अध्याय की संरचना और तथ्य जांचते थे। चौथा है जनरेट मेंटल स्टेट। इसमें आप वास्तविक काम करते हैं। पहले एकत्र विचारों को जोड़कर निर्माण करते हैं, जैसे पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है पॉलिश्ड मेंटल स्टेट। इसमें आप अपने काम को संपादित करते हैं। आप वाक्यों की स्पष्टता जांचते हैं, पेंटिंग में रंगों और खाली स्थानों को देखते हैं। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। इसमें आप जीवन की जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हैं, जैसे बिल भरना या परिवार के साथ समय बिताना। ये जरूरी है क्योंकि जीवन संतुलन चाहिए। अंत में रिचार्ज मेंटल स्टेट आता है। इसमें आप आराम करते हैं, छुट्टी लेते हैं या घूमने जाते हैं। डेविड तनाव में मसाज लेते थे। कभी मजेदार वीडियो देखना भी मदद करता है। खुद को शांत रखने के तरीके खोजें। क्रिएटिव साइकिल में डेविड का अजीब रूटीन था। रात 12 से सुबह 4 तक काम करते थे, फिर सो जाते थे। दोपहर में तैयार होकर कैफे जाते थे, बंद होने तक काम करते थे। इसे वे क्रिएटिव साइकिल कहते थे। ये दोहराया जाने वाला चक्र है। इसमें काम और आराम दोनों शामिल है। इसमें 4 चरण होते हैं: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ये समय आधारित होना जरूरी नहीं, ये हफ्तों या मौसमों पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बेथ रात में तैयारी करती है। रात की शांति उसे फोकस देती है। फिर वो इंक्यूबेशन में जाती है। सोते समय दिमाग आराम करता है। सुबह उसे प्रेरणा मिलती है, उसे आहा मोमेंट मिलता है। वो शब्द लिख लेती है। दोपहर में गीत सुधारती है। इस तरह माइंड मैनेजमेंट के कई विकल्प हैं। अब अगला अध्याय है क्रिएटिव सिस्टम्स। एक बार डेविड मुश्किल में थे। उन्हें डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू करना था। वे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने योर ब्रेन एट वर्क लिखी थी। डेविड उन्हें आदर्श मानते थे, लेकिन उस दिन समस्याएं थीं। अपार्टमेंट में निर्माण कार्य था।
शोर बहुत था, रिकॉर्डिंग मुश्किल थी। वे पनामा सिटी नए आए थे, जगह नहीं जानते थे। इंटरव्यू टालना मुश्किल था, मौका खास था, सब गलत लग रहा था। लेकिन उनका क्रिएटिव सिस्टम सक्रिय हुआ। उन्होंने ईमेल लिखा, उन्होंने समाधान ढूंढे, अंततः रिकॉर्डिंग हो गई। क्रिएटिव सिस्टम एक दोहराया जाने वाला ढांचा है। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को दिशा देता है। इसे छाते की तरह समझें। ये पूरे क्रिएटिव चक्र को कवर करता है। इसमें मिनिमम क्रिएटिव डोज होती है, जैसे एक पैराग्राफ लिखना। ये आपको आगे बढ़ाता है। ओपन लूप भी उपयोगी हैं, जैसे बिल्ली का खाना याद रखना। ये दिमाग में चलता रहता है, पूरा होने तक मानसिक जगह घेरता है। ये क्रिएटिविटी में मदद करता है। छोटे प्रोग्रेस से मोमेंटम बना रहता है। आप कई ओपन लूप रख सकते हैं, इससे बहाने खत्म होते हैं। अंत में कंक्लूजन आता है। आपने माइंड मैनेजमेंट सीखा, सही मानसिक स्थिति बनाना जरूरी है। आपने स्वीट स्पॉट सीखा, आपने 4 चरण सीखे, आपने 7 मेंटल स्टेट सीखे, आपने क्रिएटिव साइकिल समझा, आपने क्रिएटिव सिस्टम जाना। दुनिया तेजी से भाग रही है, लेकिन धीरे चलने का आनंद अलग है। धैर्य जरूरी है, फोकस बनाए रखें। ये टूल्स आपकी मदद करेंगे, इन्हें जीवन में लागू करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डीप लर्निंग और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए आप सबसे ज्यादा किस टाइम पर क्रिएटिव महसूस करते हैं। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं।